हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन। ये जो यूनिट है ये यूनिट ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है। इसमें हमने इनके जनरल कैरेक्टर्स और स्ट्रक्चर की बात कर ली, इनके इंटर रिलेशनशिप की बात कर ली। अब जो है हम इनके डिफरेंट जो ये हैं ग्रुप जो हैं इनकी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो आज जो है हम ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं, यानी कि ब्रायोफाइटा में जनन। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप ये जान लें कि ये जो टॉपिक है ये बीएससी, एमएससी और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 5 का टॉपिक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है और ये वीडियोज़ और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं तो प्लीज़ उन तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना एडवांस नहीं पाया जाता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जनरली जो ये हैं वो वेजिटेटिव मीन्स के द्वारा, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कोरेन जो है उन्होंने 1899 में ब्रायोफाइट के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की स्टडी की थी कि ब्रायोफाइट के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और ये किस में किया था? इन्होंने मॉस के अंदर ये स्टडी की थी। ठीक है, बाद में केवर्स ने 1930 के अंदर अलग अलग हेपेटिकॉप्सिडा यानी कि जो लिवर वर्ट हैं उनके अंदर अलग अलग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड्स की स्टडी की थी और उनको डिस्क्राइब किया था। ब्रायोफाइट जो हैं वो वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों ही द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। तो दोनों ही विधियां या मेथड जो हैं आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इनमें फेवरेबल कंडीशन होती हैं तो ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो ब्रायोफाइट हैं उनमें प्रोपगेशन का जो मेन मेथड है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो किन किन मेथड्स के द्वारा होता है देख लेते हैं। पहला जो मेथड है वो है फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडीभवन, और इसको हम ये कह सकते हैं कि थैलस के ओल्डर पार्ट की डाई होने से भी ये रिप्रोडक्शन होता है। ये वाली जो विधि है इस मेथड में क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स जो हैं उनके जो ग्रोइंग पॉइंट हैं वो कहाँ होते हैं? टिप पर एक नॉच होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थैलस में ये जो ग्रोइंग पॉइंट हैं वही जो है वृद्धि बिंदु या ग्रोइंग पॉइंट जो हैं वही पूरे के पूरे थैलस को डेवलप करने में कैपेबल होते हैं। तो क्या होता है, जो थैलस का बेसल पोस्टीरियर या ओल्डर पोर्शन है वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है, डीजनरेट होने लग जाता है। ये हम कहते हैं कि उसकी डाइंग होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि कंडीशंस जो हैं वो वहाँ पर फेवरेबल नहीं है, एडवर्स कंडीशन है, या फिर जो थैलस की एज है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, थैलस जो है वो ओल्डर हो गया है, तो वहाँ पर या फिर एक कंडीशन और है, अगर वहाँ ड्रॉट बहुत ज़्यादा है, सूखा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में थैलस के जो ओल्डर पार्ट हैं वो डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और ये डिजनरेशन जो है जब उन लोब्स तक पहुंच जाता है जिन लोब्स में ये डिवाइडेड होता है इसका थैलस, तो ये जो लोब्स हैं वो सारे के सारे अलग हो जाते हैं। देखिए, अभी आगे चित्र में हम इस चीज़ को समझेंगे। अब ये जो डिटेच्ड लोब्स हैं, जो लोब्स अलग अलग हो गए हैं, जो पालियाँ अलग अलग हो गई हैं, उन्हें हम फ्रेगमेंट्स भी कह सकते हैं क्योंकि वो एक तरीके से सेगमेंट या फ्रेगमेंट ही हैं। तो ये जो है एपिकल ग्रोथ के द्वारा पूरे के पूरे इंडिविजुअल थैलस को डेवलप करने में कैपेबल होते हैं। ये जो है किस किस में पाया जाता है? रिक्सिया, मार्केसिया, एंथोसिरोस और कुछ मॉस जैसे कि स्फैगडम में इस टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। देखिए, जो चीज़ वो समझाना चाह रहा था वो क्या था? वो ये था कि बेसल और पोस्टीरियर पार्ट से थैलस जो है वो मरने लग जाता है, डिजनरेट होने लग जाता है। और ये जब डिजनरेशन कहाँ तक पहुँच जाता है? लोब्स तक पहुँच जाता है। ये देखिए, यहाँ पर डिजनरेशन जो है लोब्स तक पहुँच गया तो ये पार्ट जो है वो तो डाइड पार्ट है। ठीक है, और ये जो है ये लोब्स हैं, तो ये लोब्स जो है एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। हर एक लोब के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये इनके अंदर क्या होते हैं? ये जो हैं इनके अंदर एपिकल पॉइंट या हम इन्हें ग्रोथ पॉइंट कहते हैं, जिससे पूरे के पूरे थैलस को ये डेवलप करने में कैपेबल होते हैं। इसके बाद है एडवेंटिशियस ब्रांचेस यानी कि अपस्थानिक शाखाओं द्वारा। जब एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहाँ डेवलप होती है? ये थैलस की वेंट्रल सरफेस पर डेवलप होती है और ये पाई जाती है रिक्सिया फ्लूइड
इक्विडेंस और एंथोसिरोस के अंदर, तो इनकी जो वेंट्रल सरफेस है थैलस की, वहाँ पर कुछ ब्रांचेस डेवलप होती हैं। क्योंकि वो ब्रांचेस डेवलपमेंट की रेगुलर साइट नहीं है, इसलिए इन ब्रांचेस को हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहेंगे। ये ब्रांचेस जब पेरेंट प्लांट से अलग हो जाती हैं तो ये पूरे के पूरे नए पेरेंट प्लांट को डेवलप करने में कैपेबल होती है। मार्किंसिया डुमोर्सिएरा में ये ब्रांचेस जो हैं वो कहाँ डेवलप होती है, आर्किगोनियोफोर यानी कि स्त्रीधानी धर के ऊपर डेवलप होती है। जबकि पेलिया जो है, पेलिया में ये ब्रांचेस जो हैं थैलस की डोर्सल सरफेस या मार्जिन्स के ऊपर ये डेवलप होती है, यानी कि उस जगह पर ब्रांच का डेवलप होना जहां नॉर्मली ब्रांचेस नहीं पाई जाती हैं, उन सभी ब्रांचेस को हम एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ये दिखाई दे रही हैं, ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस हैं। जब ये अलग हो जाती हैं, हर एक एडवेंटिशियस ब्रांच के अंदर एपिकल पॉइंट या ग्रोइंग पॉइंट होता है, जब ये वहाँ से डिटैच होती है तो नए प्लांट को डेवलप करने में कैपेबल होती है। उसके बाद है प्रोटोनीमा द्वारा। प्रोटोनीमा क्या होते हैं, हम सभी जानते हैं कि जब ब्रायोफाइट्स के अंदर स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम प्रोटोनीमा और हिंदी में प्रथम तंतु कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोनीमा जो है ये पूरे के पूरे प्लांट को डेवलप करने में कैपेबल होता है। ये जो है लिविंग सेल के अंदर, लीफी गैमेटोफाइट की लिविंग सेल के अंदर डेवलप हो जाता है। लीफी गैमेटोफाइट आप सभी जानते हैं, मैंने आपको शायद बताया भी है कि ब्रायोफाइट जो हैं इनकी स्ट्रक्चर के अंदर दो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मेन होती है, या दो पार्ट्स मेन होते हैं। एक होता है प्रोटोनीमा और दूसरा होता है लीफी गैमेटोफोर, यानी कि जो सबसे पहले डेवलप होता है वो होता है प्रोटोनीमा। फिर प्रोटोनीमा के ऊपर बर्ड्स डेवलप होती हैं और ये बर्ड्स जो हैं वो लीफी गैमेटोफोर यानी कि पर्णिल युग्मक धर के अंदर विकसित होती हैं। ठीक है, ये किसी से भी डेवलप हो सकता है। प्रोटोनीमा जब सिर्फ स्पोर से डेवलप होता है तो इसको हम प्राइमरी प्रोटोनीमा कहते हैं, और अगर ये लीफी गैमेटोफोर की लीफ, स्टेम, राइजोम, इंसर्ट पोर्शन, एंथ्रीडियम, पैराफाइसिस या आर्किगोनियम से डेवलप होता है तो इसको हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। ठीक है, ये जो है इससे लीफी गैमेटोफोर अराइज होते हैं क्योंकि इसके ऊपर लेटरल बर्ड्स लगती हैं, और ये लेटरल बर्ड्स जब जर्मिनेट होती हैं तो उससे लीफी गैमेटोफोर बनता है। एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया एंड स्फैग्नम। ठीक है, ये है गैमेटोफोर। ठीक है, जब गैमेटोफोर के किसी भी पार्ट से ये डेवलप होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहेंगे, और जब स्पोर के जर्मिनेशन से बनेगा तो इसको हम प्राइमरी प्रोटोनीमा कहेंगे। इसके बाद है बाय ट्यूबर्स यानी कि कंद के द्वारा। ट्यूबर्स जो हैं वो कहाँ, जब ड्राइंग इफेक्ट होता है एयर का या डेसिकेशन इफेक्ट जब होता है तो उस समय थैलस के ऊपर ट्यूबर डेवलप होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर होते हैं, बेसिकली जब ग्रोइंग सीजन का एंड होता है, यानी कि जो ब्रायोफाइट हैं उनकी जो वृद्धि है या ग्रोइंग कंप्लीट हो गई होती है या होने वाली होती है, तो उस समय जो सबटेरेनियन ब्रांचेस हैं जो भूमि के ऊपर होती है, भूमि की सतह पर, वो उन अपने टिप्स के ऊपर स्वॉलन हो जाती हैं, फूल जाती हैं, उनके अंदर रिजर्व फूड चला जाता है और उसको हम ट्यूबर कहते हैं। ठीक है, और पेरिफेरी जो है एक ट्यूबर की वो 2 से 3 लेयर की होती है और किस वाटर प्रूफ कोर की हाईलाइन सेल्स की बनी हुई होती है, यानी कि ये जल सह होती है, पानी हो या नहीं हो दोनों ही कंडीशन के अंदर ये सरवाइव कर सकती है। ठीक है, ये लेयर जो है इनके अंदर एक इनर सेल्स पाई जाती है जिसके अंदर स्टार्च, ऑयल ग्लोब्यूल्स और एल्ब्यूमिनियस लेयर प्रेजेंट होती है जिसके अंदर इनका जो स्टोर्ड फूड है वो स्टोर रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ये थैलस जब कंप्लीट मर जाता है तो ये ट्यूबर जो हैं ये मरते नहीं हैं, ये जिंदा रहते हैं, और ये ट्यूबर जो हैं जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो उस समय ये जो है न्यू ब्रायोफाइट के अंदर डेवलप होते हैं। ये किस किस में पाई जाती है, रिक्सिया, एंथोसिरोस, कोनोसिफेलम, कॉनिकम और फोसोम्ब्रोनिया, इनके अंदर ये पाई जाती है। इसको जो है हम एक पैरमेशन या चिरलग्न ऑर्गन भी कह सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो ऊपर की तरफ ट्यूबर्स डेवलप होते हैं जो बेसिकली ज़्यादातर कहाँ डेवलप होते हैं, जो एरियल ब्रांचेस हैं या थैलस का वो भाग जो भूमि के ऊपर उपस्थित है, सॉइल के ऊपर प्रेजेंट है, वहाँ पर ट्यूबर डेवलप होते हैं। जब यही ट्यूबर जैसी स्ट्रक्चर जो है सॉइल के
नीचे डेवलप होती है तो इसको हम ट्यूबल ना कहकर बल्बिल या पत्र प्रकलिका कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है बाय परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिक्स, यानी कि चिरलग्न वृद्धि शीर्ष द्वारा। जब बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होता है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक शुष्कता रहती है, ड्रॉट रहता है, और जब ग्रोइंग सीजन का एंड हो रहा होता है तो पूरा का पूरा जो थैलस है वो डिजेनरेट होने लग जाता है, जैसे रिक्सिया, एंथोसिरोस और साइथोडियम में देखा जाता है। लेकिन इनके जो एपिकल पार्ट है वो डाई नहीं होते, वो सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा थैलस डिस्ट्रॉय हो गया एक्सेप्ट द ग्रोइंग पॉइंट। ये ग्रोइंग पॉइंट जो हैं कहाँ चले जाते हैं? डीप सॉइल के अंदर बहुत ही गहरे चले जाते हैं और वहाँ पर ये अपने साइज को बड़ा करते हैं, वहाँ पर जब वाटर का एब्जॉर्प्शन करके, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करके अपने साइज को बड़ा करते हैं। और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये न्यू ब्रायोफाइट के अंदर डेवलप होते हैं। इसके बाद है क्लेडिया द्वारा। क्लेडिया क्या है? ये स्मॉल और ब्रॉड डिटेचेबल ब्रांचेस हैं जिनसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, लीफ क्लेडिया और स्टेम क्लेडिया। लीफ क्लेडिया नाम से ही पता चल रहा है कि लीफ के ऊपर ये डेवलप होती हैं। तो ये जो है लीफ की किसी भी इंडिविजुअल सेल से डेवलप होती हैं और ये किस किस में पाई जाती हैं? प्लेग्यूकिला, बेजेनिया, फ्रूलेनिया, फ्रेगिलीफोलिया। ठीक है, और स्टेम क्लेडिया ये स्टेम की किसी भी सेल से डेवलप होती हैं और जो हैं सेक्सुअल ब्रांचेस जहाँ पर डेवलप होनी चाहिए उस जगह पर डेवलप होती हैं और ये पाई जाती हैं ब्रायोटेरिस के अंदर। ठीक है, उसके बाद है बाय इनोवेशन या नव शाखाओं द्वारा। स्फैग्नम में जो है एपिकल क्लस्टर की कुछ ब्रांचेस या एक ब्रांच जो है वो ड्रूपिंग ब्रांचेस बनाती है और या फिर डाइवर्जेंट ब्रांचेस बनाती है नॉर्मली। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो मेन स्टेम है, जो मेन एक्सिस है, उसकी तरह ऊपर हॉरिजॉन्टली ग्रो करती रहती है। ड्रूपिंग ब्रांचेस ना बनाकर हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस बनाती है। तो उससे क्या होता है, ये जो लॉन्ग अपराइट ब्रांच जो वहाँ पर डेवलप हुई है वो मेन एक्सिस के समान ही कैरेक्टरिस्टिक वाली होती है और जब ये पेरेंट प्लांट से डिटैच होती है तो ये न्यू ब्रायोफाइट प्लांट्स को डेवलप करने में सक्षम होती है। अब किसी भी वजह से जो पेरेंट प्लांट है उसकी डेथ हो जाए, उसकी डिकेइंग हो जाए, तो ये जो इनोवेशन है, इनोवेशन क्या हुआ, ये वो ब्रांच हुई जो नॉर्मली तो ड्रूपिंग होती हैं, लेकिन जब एक्सेप्शंस होते हैं या कंडीशंस वर्स्ट होती हैं या हम कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, तो ये जो है ड्रूपिंग ना होकर के मेन एक्सिस की तरह ही हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं। तो ये तो नहीं मरती, पेरेंट प्लांट डिकेइंग नष्ट हो जाता है, तो ये जो है न्यू पेरेंट प्लांट डेवलप करती है या हम कह सकते हैं कि नया ब्रायोफाइट प्लांट डेवलप करती है। इसके बाद है बाय गैमा, यानी कि गैमा द्वारा। गैमी क्या होते हैं? गैमी जो है ग्रीन मल्टी सेल्यूलर रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं जो कई शेप्स की होती हैं। ठीक है, ये गैमा कप्स के अंदर पाई जा सकती हैं, इसके अलावा लीव्स की सरफेस पे पाई जा सकती हैं, स्टेम के एपिक्स पे पाई जाती हैं और कभी कभी सेल के अंदर भी पाई जा सकती हैं। ये जो है पेरेंट प्लांट से जब डिटैच हो जाती हैं तो नया पेरेंट प्लांट डेवलप करने में कैपेबल होती हैं। ठीक है, ये पाई जाती है मार्केशिया में। अगर सीधे ही गैमी से अगर नया प्लांट डेवलप हो रहा है तो ऐसी कंडीशन मार्केशिया में पाई जाती है और इनडायरेक्टली, यानी कि पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा बन रहा है उसके बाद लीफी गैमेटोफोर बन रहा है, तो ये कंडीशन मॉसेस के अंदर पाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं गैमी किस किस प्रकार की हो सकती है। हिपेटिक ऑप्सिडा में कैसे गैमी पाए जाते हैं ये देख लेते हैं। पहला प्रकार है हिपेटिक ऑप्सिडा के अंदर मल्टी सेल्यूलर डिस्कॉइड गैमी, यानी कि जिनमें सेल्स जो हैं वो मल्टी हो और ये डिस्कॉइड यानी कि डिस्क के शेप के हों। ये जो है गैमा कप के अंदर जो थैलस है उसकी डॉर्सल सरफेस पे जो गैमा कप पाए जाते हैं उसके अंदर डेवलप होते हैं। ये पाया जाता है मार्केशिया और ल्यूनेरिया में। देखिए इस तरीके से डॉर्सल सरफेस के ऊपर गैमा कप पाए जाते हैं। मार्केशिया अगर आपने बीएससी में पढ़ा है तो आप जानते हैं कि गैमा कप क्या होता है, तो उनके अंदर जो है ये गैमा प्रेजेंट होते हैं और इस गैमा की संरचना स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से 8 के शेप के अंदर होती है। इसके अलावा जो रेड्यूला है इसकी लीव्स के ऊपर गैमा प्रेजेंट होते हैं। कैसे? मल्टीसेल्यूलर डिस्कॉइड गैमा। इसके अलावा
मेटजेरिया उनकी गेरा जो है, इनकी इरेक्ट जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर गैमी प्रोड्यूस होते हैं। कैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है ये है रेड्यूला। रेड्यूला की लीव्स पर इस तरीके से डिस्कॉइड मल्टीसेल्यूलर गैमी प्रोड्यूस होते हैं, और मेजेरिया उनकी गेरा की जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर इस तरीके से ब्रांचेस के टिप के ऊपर गैमी जो हैं वो डेवलप होते हैं। उसके बाद है 1 to 4 सेल्ड गैमी, ये भी हिपेटिक ऑप्सिडा का ही एक टाइप है। 1 to 3 सेल्ड गैमी जो हैं वो स्टेम एपेक्स के ऊपर डेवलप होते हैं, और ये लोफोजिया हेटेरोकोल्पा के अंदर पाए जाते हैं। कितने? 1 to 3 सेल्ड गैमी, और 1 to 3 सेल्ड गैमी लीव्स पे लोफोजिया में स्टेम एपेक्स पर पाए जा रहे थे, जबकि मार्सुपेला इमर्जिनाटा और लोफोजिया बार्बाटा में यही गैमी जो हैं वो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। 2 सेल गैमी जो हैं वो थैलस की किसी भी एक्सटर्नल सेल के अंदर डेवलप होते हैं। ये पाया जाता है रिकार्डिया मल्टीफिडा के अंदर। ये देखिए, ये है रिकार्डिया मल्टीफिडा, इसमें सेल के अंदर जो है वो गैमी डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 to 4 सेल गैमी जो हैं वो लीव्स की एक्सेल के ऊपर डेवलप होते हैं। इस तरीके से लीव्स की एक्सेल के ऊपर ये डेवलप होते हैं, और ये पाए जाते हैं ट्यूबिया में। ठीक है, इसके बाद है सब स्फेरिकल गैमी, ये भी हिपेटिक ऑप्सिडा के गैमी का टाइप है। यहाँ पर जो है फ्लास्क शेप्ड गैमा जो हैं वो रिसेप्टिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये ब्लेसिया में पाए जाते हैं। ठीक है, स्टार शेप्ड गेमा यानी कि जो स्टार के शेप के गेमा हैं ये थैलस की डॉर्सल सरफेस के ऊपर डेवलप होते हैं, और ये भी ब्लेसिया के अंदर पाया जाता है। इसके बाद है दूसरी क्लास एंथोसिरोटॉक्सिडा। इनमें जो गैमी हैं वो मल्टीसेल्युलर गैमी हैं, और वो डॉर्सल सरफेस यानी कि जो थैलस है उसकी डॉर्सल सरफेस की मार्जिन्स पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है एंथोसिरोस। थर्ड क्लास है ब्रायोप्सिडा, इसमें नंबर 1 है आर्टिक्यूलेटेड गैमी। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर गैमा प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है उलोटा, फिलेंथा, ऑर्थोट्राइकम, लाइली। नेक्स्ट है मल्टी सेल्यूलर गैमी। ये गैमी कैसे होते हैं? स्टॉक्ड ग्रीन लेंटिशुलर गैमी जो हैं ये शूट की टिप के ऊपर डेवलप होते हैं। ये पाया जाता है टेट्राफेस पेल्यूसिडा। इस तरीके के गैमी पाए जाते हैं और देखने में किसी फ्लावर स्ट्रक्चर की तरह दिखते हैं, और ये जो है एक सिंगल गैमी का स्ट्रक्चर है। ऐसे गैमी जो हैं वो टेट्राफेस के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्लोबुलर गैमी जो हैं ये स्टेम के बेस पर डेवलप होते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है ब्रायम रूबेंस और ब्रायम एरिथ्रोकार्पम। देखिए इस तरीके की गैमी जो हैं वो स्टेम के बेस पर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म का मतलब होता है जो दोनों एंड जो हैं वो पॉइंटेड होते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ऐसे गैमी जिनके दोनों एंड पॉइंटेड होते हैं, उन्हें हम फ्यूजिफॉर्म गैमी कहते हैं। ये जो है लीफलेस टर्मिनल स्टॉक के एपेक्स पर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है ओलोकॉम्नियम, एंड्रोगाइनियम। इसके बाद है जो लीफी शूट हैं उनके जो राइजोइड्स हैं उनके ऊपर भी गैमी प्रेजेंट होते हैं, जैसे टॉर्चुला, स्टेमफोर्डेंसिस, डाइट्राइकम सिलेंड्रिक और ब्रायम एरिथ्रोकार्पम। इनके राइजोइड्स के ऊपर गैमा प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बाइबल्बिल्स यानी कि पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पर क्या है, जो राइजोइड्स हैं उनके ऊपर रेस्टिंग बर्ड्स डेवलप होती हैं, ट्यूबर्स की तरह ही होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सॉइल सरफेस के नीचे होती हैं। ठीक है, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता लेकिन फैट और स्टार्च पाया जाता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जब ये लाइट के कांटेक्ट में आती हैं तो इनमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करने लग जाती हैं। ठीक है, और इनके जर्मिनेशन से पहले प्रोटोनिमा डेवलप होता है जिससे बाद में लीफी गैमेटोफोर डेवलप हो सकता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है लीफी बल्बिल की होती है, जो कहाँ पाई जाती है, सॉइल सरफेस के नीचे पाई जाती है। तो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आप देखते हैं
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ब्रायोफाइट की गैमेटोफिटिक जनरेशन में पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद होती है। यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है oogamous टाइप का होता है। oogamous टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको एडवांस्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। दोनों ही सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया ये जो हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं, स्ट्रक्चर इनका कॉम्प्लेक्स होता है और एक सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट से कवर्ड होते हैं। थैलस जो है वो मोनोसियस भी हो सकता है, डायोसियस भी हो सकता है, मतलब कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और डिफरेंट थैलस के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब पहले देखें कि इसकी एंथ्रीडियम कैसी होती है। एंथ्रीडियम यानी कि जो पुंधानी है वो कैसी होती है, स्टॉक्ड होती है, यानी कि उसके अंदर एक स्टॉक प्रेजेंट होती है, पियर शेप्ड होती है या ऑब्लोंग होती है और इनमें एक सेल थिक स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट होता है और उनके अंदर जो फर्टाइल्ड सेल्स हैं यानी जिन्हें हम एंड्रोसाइट्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिनसे बाद में एंथेरोजॉइड या पुंगड़ू का फॉर्मेशन होता है। ईच एंड्रोसाइट मेटामॉर्फेस इनटू बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड, यानी कि जो प्रत्येक एंड्रोसाइट है इसको हिंदी में कुंजनक मात्र कोशिका कहते हैं। इनसे जो है पुंगड़ू का फॉर्मेशन होता है, एंथेरोजॉइड का निर्माण होता है, जो कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं। यह है इसकी एंथ्रीडिया की स्ट्रक्चर। अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये थैलस के अंदर धसी हुई है और ये है एक कंप्लीट मैच्योर एंथ्रीडियम। इसमें ये जो बाहर की तरफ आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये थैलस है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो इसके अंदर, फिलामेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये वो हैं और ये जो बीच का स्ट्रक्चर है ये पूरी की पूरी एंथ्रीडियम है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है कंप्लीट बाहर वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये जो है ये है इसका स्टेराइल जैकेट और ये जो बीच वाला जो पार्ट है वो क्या है, ये है एंड्रोसाइट्स जो कि मेटामॉर्फिस होकर के एंथ्रीजॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद है आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम जो है स्टॉक्ड होती है, फ्लास्क शेप्ड होती है, ठीक है। इसमें एक बेसल स्वलन पोर्शन होता है जिसे हम वेंटर पोर्शन कहते हैं, हिंदी में अंडधा कहते हैं, और एक इलोंगेटेड नेक यानी कि ग्रीवा इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक जो है उसमें बहुत सारी नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वेंटर जो है उसमें क्या पाई जाती है, एक छोटी वेंटर कैनाल सेल और एक बड़ा एग इसमें प्रेजेंट होता है। हिंदी में कहें तो एक छोटी अंडधा गुहा कोशिका और एक अंड कोशिका इस अंडधा के अंदर प्रेजेंट होती है। ये स्ट्रक्चर है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पर जो है एक थैलस के अंदर दिखाया गया है आर्कीगोनियम कोर, ये है कंप्लीट आर्कीगोनियम। स्ट्रक्चर में देखिए सबसे ऊपर जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, इसकी कवर सेल है। एक फ्लास्क शेप जो संरचना है यानी कि ये हो गई इसकी फ्लास्क शेप संरचना। इसमें जो इतना वाला पार्ट है ये तो हो गया इसकी नेक, ये वाला पार्ट हो गया वेंटर। वेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एग, और सबसे एग के ऊपर जो है एक वेंटर कैनाल सेल है और इसके ऊपर के जितनी भी सेल्स हैं ये जो दिखाई दे रही हैं ये है इसकी नेक कैनाल सेल और ये नीचे की तरफ यहाँ पर जो है वो इसका स्टॉक है। तो ये है ब्रायोफाइट का फीमेल सेक्स ऑर्गन और बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो रिक्सिया की आर्कीगोनिया का है। इसके बाद है फर्टिलाइजेशन। हम सभी जानते हैं कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जो एंथेरोजॉइड हैं वो आर्कीगोनियम की नेक की ओर अट्रैक्ट होते हैं। आर्कीगोनियम की नेक जो है उसकी जो नेक कैनाल सेल्स हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं, एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जो है वो बनाती हैं जिसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं और इन केमिकल्स से ही ये एंथेरोजॉइड जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। ये केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, सुगर, मैलिक एसिड, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम होते हैं जिनसे एंथेरोजॉइड अट्रैक्ट होकर के आर्कीगोनियम की नेक की ओर आता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन जो है एग और जायगोट का वो कहाँ होता है,
वो होता है वेंटर के अंदर। एग जो है वो मूव नहीं कर सकता, एंथ्रेजॉइड मूव होकर के एग तक आते हैं, उसको फर्टिलाइज होकर के उसका जायगोट बना देते हैं। अब ये जो जायगोट है वो क्या है? जायगोट जो है स्पोरोफाइट की मदर सेल होती है, या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट कौन क्या है? जायगोट। और फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट क्या है? स्पोर। ठीक है, और ये वेंटर के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो ये था ब्रायोफाइट्स के अंदर कंप्लीट रिप्रोडक्शन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो बचे हुए दो हैं टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, इसके भी एक एक करके हम रिप्रोडक्शन वाले पार्ट को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव बॉटनी लेक्चर्स। थैंक यू।